हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टेली प्राइम सीरीज का चौथा वीडियो। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था टेली प्राइम में कितने ग्रुप होते हैं और वो टेली प्राइम में कहाँ होते हैं। तो हमने देखा था चार्ट ऑफ अकाउंट में ग्रुप में जाके यहाँ से देख लेते हैं। टेली प्राइम में 28 ग्रुप होते हैं, जिसमें से 15 ग्रुप होते हैं प्राइमरी और उन्हीं 15 ग्रुप के 13 ग्रुप होते हैं सेकेंडरी। तो हमने ये देख लिया, हमने इसकी थ्योरी नहीं देखा था। तो चलिए हम इस वीडियो में थ्योरी और ग्रुप की थ्योरी और बाउचर देख लेते हैं। तो सीधा ले चलते हैं आपको नोट्स में और वहीं पर देखते हैं। तो यहाँ से हम स्किप हो जाते हैं, ये आ गए हम नोट्स में। तो ये हमारा सबसे पहला है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सबसे पहला हमारा है कैपिटल अकाउंट। तो इसकी थ्योरी है, इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं, ये है, ज़्यादा हो गया। तो ये है हमारा कैपिटल अकाउंट। एक बिजनेस को चालू करने के लिए उसमें जो पैसे लगाए जाते हैं उसे कैपिटल अकाउंट कहते हैं। टैली में जब उसका लेजर बनाते हैं तो उसे कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। तो हमारा कैपिटल अकाउंट में जब जो बिजनेसमैन होता है, जब वो हमारा बिजनेस शुरू करता है और जो पूंजी लगाता है, तो बिजनेसमैन जो होता है, क्योंकि वो पूंजी लगाने वाला हो गया, तो जब उसका हम लेजर बनाते हैं तो उसको हम कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। मतलब बिजनेस के ओनर का जो भी अकाउंट होगा वो कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। हमारा दूसरा है लोन लायबिलिटीज। जब हम बिजनेस में किसी भी प्रकार का लोन लेते हैं तो उस अकाउंट को हम लोन लायबिलिटीज के अंतर्गत रखते हैं। मतलब कि जब भी हम बिजनेस में बैंक से या कहीं से लोन लेते हैं तो उसके लिए हम लोन लायबिलिटीज के अंतर्गत वो अकाउंट का खाता लोन लायबिलिटीज के अंतर्गत आएगा। जितना भी लोन लेंगे वो लोन लायबिलिटीज के अंतर्गत खोलेंगे खाता। मतलब कि जैसे हमने बैंक से लोन लिया तो उसका खाता जब हम खोलेंगे तो उसका ग्रुप जो हम रखेंगे वो लोन लायबिलिटीज होगा। हमारा हो गया तीसरा हमारा है करेंट लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व, ठीक है। लायबिलिटीज, जब बिजनेस में हम काम करने के लिए किसी से उधार लेते हैं तो इस प्रकार के अकाउंट को करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत रखते हैं। मतलब कि हमारा दायित्व होता है, जैसे कि लायबिलिटीज का मतलब दायित्व होता है। जब हम किसी से उधार, मान लो जैसे कि कोई हमारा बिजनेस है छोटा सा और हम किसी से उधार कुछ समय के लिए सामान लिए। मान लो कि हमने हमारा मोबाइल शॉप का बिजनेस है और हमने होलसेलर से मोबाइल ख़रीदा उधार में और उसको बोला कि हम 1 महीने बाद तुमको इसका पेमेंट देंगे। तो उस होलसेलर का वो हमारा एक तरह से उधार देने वाला हो गया और उसका नाम का जब भी हम खाता खोलेंगे तो हमारा करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत आएगा। हमारा चौथा है फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स का मतलब होती है संपत्ति और फिक्स का मतलब होता है स्थायी। मतलब कि जो आसानी से बेचा ना जा सके। जैसे कि हमारे बिजनेस में कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको हम बेचने के लिए नहीं, अपने यूज के लिए खरीदते हैं। जैसे कंप्यूटर हो गया, ठीक है, और उसमें से फर्नीचर हो गया, अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है। इस तरह के सामान जो होते हैं वो स्थायी संपत्ति होती है हमारी, फिक्स असेट्स। तो इस तरह के जो भी खाते होंगे वो हमारे फिक्स असेट्स के अंतर्गत आएंगे। जब भी हम इनका एक अकाउंट टैली पे खोलेंगे उसका ग्रुप हम फिक्स असेट्स के अंदर रखेंगे। जिसमें से है, एक बिजनेस में हमें कई प्रकार की स्थायी संपत्ति की ज़रूरत पड़ती है, जैसे टेलीफोन, फर्नीचर, कंप्यूटर आदि। तो इस प्रकार के खाते फिक्स असेट्स के अंदर रखते हैं। हमारा 5वां नंबर है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जब हम ज़्यादा पैसा कमाने के लिए बिजनेस के पैसे को कहीं दूसरी जगह निवेश करते हैं, जैसे शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड आदि, तो इस प्रकार के अकाउंट को हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर रखते हैं। जब भी हम कभी बिजनेस के पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करते हैं और जब जहां इन्वेस्ट करते हैं वो अकाउंट जब हम टैली में खोलते हैं और उसका हिसाब किताब रखते हैं तो उसका हम अकाउंट
इन्वेस्टमेंट अकाउंट के ग्रुप के अंदर में रखते हैं। हमारा छठा है करंट असेट्स, ऐसी संपत्ति जिसका लेन देन आसानी से नहीं हो सकता, इस प्रकार के अकाउंट्स को करंट असेट्स के अंदर रखते हैं। करंट असेट्स, हमारे असेट्स मतलब संपत्ति हो गई, और करंट मतलब जो हाल फिलहाल के लिए, तो हमारा जैसे इसमें कैश आ जाता है, हमारा बैंक अकाउंट आ जाते हैं, स्टॉक इन हैंड आ जाता है, तो इस तरह के जो भी होते हैं वो हमारे करंट असेट्स के अंतर्गत आते हैं, असेट्स। ओके, ये हमारा मिससेलेनियस एक्सपेंसेस असेट्स है, 7वां नंबर। इसमें इस प्रकार के खर्चे जो बिजनेस के प्रारंभ में अतिरिक्त खर्चे के रूप में किए जाते हैं, जैसे कि कंपनी लोगो बनाता है, स्टैंप ड्यूटी हो गया आदि, इस प्रकार के अकाउंट इसके अंतर्गत आते हैं जो बिजनेस के शुरुआत में किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो भी अकाउंट होंगे वो हमारे इसके अंतर्गत आएंगे जब हम टैली में खोलेंगे अकाउंट। ठीक है, हमारा 8वां है सस्पेंस अकाउंट। कभी कभी हम टैली में कुछ एंट्री करना भूल जाते हैं तो हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट गलत आ जाती है, तब इस प्रकार अंतर के अमाउंट को सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा जब हम बिजनेस में एंट्री करते हैं और जब हमारा रिपोर्ट बराबर नहीं होती तो जो अकाउंट कम ज़्यादा होता है उसको हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं, और जब कभी हमको डाउट क्लियर हो जाता है हमारा तो हम इसको वहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो हमारा 9 नंबर है ब्रांच डिवीजन। ब्रांच डिवीजन का मतलब होता है कि जैसे कि कोई मेन ब्रांच है और उसने कोई छोटे छोटे और ब्रांच खोल दिए, तो इस तरह के जो भी खाते होते हैं उनको मेन मतलब ब्रांच डिवीजन के अंतर्गत रखते हैं। सभी कंपनी मेन कंपनी ने अगर अपने न्यू ब्रांच खोले तो इस प्रकार के अकाउंट को ब्रांच डिवीजन के अंतर्गत रखते हैं। हमारा 10वां नंबर है सेल्स अकाउंट। सेल्स तो आप समझ ही गए होंगे, जब हम किसी गुड्स और सर्विस को सेल करते हैं तो इस प्रकार के अकाउंट को सेल्स अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। हमारा 11वां नंबर है परचेज अकाउंट। जब हम किसी गुड्स को सेल करने के लिए परचेज करते हैं तो उसे परचेज अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, लोग ये समझने लगते हैं जैसे कि हमने कंप्यूटर खरीदा। ठीक है, कंप्यूटर हम अपने यूज के लिए खरीद रहे हैं, ना कि बेचने के लिए। कंपनी में जब हम अपने स्थायी संपत्ति के रूप में कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसकी एंट्री हम परचेज अकाउंट में नहीं करेंगे, क्योंकि वह हम अपने यूज के लिए खरीद रहे हैं, ना कि बेचने के लिए खरीद रहे हैं। यहाँ पर इसलिए ये थ्योरी में बताया गया, जब हम किसी गुड्स को सेल करने के लिए खरीदते हैं तो उसे परचेज अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। यह परचेज अकाउंट ज़्यादातर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में इसका कोई काम नहीं होता है। ठीक है, परचेज से संबंधित जो भी है वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ही, जैसे कि माल खरीदती हैं और बेचती हैं तो वहाँ पर परचेज अकाउंट का इस्तेमाल होता है। तो आप समझ गए होंगे। 12 नंबर है हमारा, सॉरी इनकम डायरेक्ट लिख गया, डायरेक्ट इनकम होता है। तो डायरेक्ट इनकम सभी प्रकार के प्रत्यक्ष आय जो बिजनेस से आती हैं उसे हम डायरेक्ट इनकम कहते हैं। मान लो जैसे हमारे कंसल्टिंग का सर्विस का बिजनेस है और वहाँ से जो इनकम आएगी वो डायरेक्ट इनकम कहलाएगी और उसको हम डायरेक्ट इनकम में रखते हैं, और उसको जो भी अकाउंट खुलेगा वो डायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आएगा। हमारा 13 नंबर है इनडायरेक्ट इनकम। सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष आय जो बिजनेस से आती हैं, जैसे कि हमको डिस्काउंट मिलता है, कभी कमीशन मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जितने भी खाते होंगे उनका ग्रुप हमारा इनडायरेक्ट इनकम होगा। हमारा 14 नंबर है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसे खर्च जिसकी वजह से बिजनेस को डायरेक्ट फ़ायदा होता है, मतलब फ़ायदा होता है, जैसे ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, इस तरह के जितने भी अकाउंट होंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत रखेंगे हम। 15 नंबर है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सभी प्रकार के खर्चों के अकाउंट जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत रखते हैं। सभी प्रकार के खर्चे जितने भी हमारे बिजनेस में खर्चे होंगे, चाहे वो हम रेंट दें, चाहे सैलरी दें, या फिर डिस्काउंट देते हैं हम, इस तरह के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनके जो भी अकाउंट खुलेंगे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप के अंतर्गत आएंगे। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ग्रुप जो यही है, क्योंकि हमारे बिजनेस में इनकम तो होती ही है लेकिन खर्चे भी बहुत होते हैं, तो यह ग्रुप बहुत यूज होता है।
16 नंबर है रिजर्व एंड सरप्लस। लाभ से बनाए जाने वाले कोष के खातों को रिजर्व सरप्लस में रखते हैं। मतलब बैंक से जब हमको मतलब जैसे बिजनेस से लाभ हो जाता है, जब ज़्यादा पैसे हो जाते हैं बिजनेस से, उस तरह का अकाउंट बनाएंगे, जब जो उसमें पैसे रखेंगे उसका खाता जो हम रखते हैं वो हम इसके अंतर्गत रखते हैं। 17 नंबर है बैंक ओवरड्राफ्ट। जब बैंक जमा से अधिक राशि देने लगे तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। और जब हम बैंक से लोन लेते हैं, मतलब जब बैंक से हम लोन लेते हैं और हमको लोन से अधिक पैसा अगर बैंक देने लगती है तो उस तरह के खाते जो होते हैं वो हम इसके अंतर्गत रखते हैं। 18 नंबर है सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन का मतलब होता है सभी प्रकार के सुरक्षित लोन के खाते सिक्योर्ड लोन के अंतर्गत आते हैं, जैसे बजाज फाइनेंस, गोल्ड लोन, ठीक है। कुछ गिरवी रखकर जो लोन लेते हैं वो भी हमारा इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इस तरह के जितने भी अकाउंट खोलेंगे वो हम इस ग्रुप के अंतर्गत खोलते हैं। और 19 नंबर है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड का मतलब असुरक्षित, सभी प्रकार के असुरक्षित लोन जिनका कोई प्रमाण ना हो, ऐसे खाते अनसिक्योर्ड लोन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हमने फ्रेंड से लोन ले लिया, रिलेटिव से लोन ले लेते हैं तो इसका कोई प्रमाण नहीं है तो ये अनसिक्योर्ड हो जाता है। इस तरह के जितने भी खाते होंगे हम इसके अंतर्गत इस ग्रुप के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। 20 नंबर हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस है, जिसमें अब पढ़ के ही पता चलता है सभी प्रकार के जो टैक्स के खाते होते हैं वो हम ड्यूटी एंड टैक्स के अंतर्गत रखते हैं। हमारा 21 नंबर है प्रोविज़न। प्रोविज़न का मतलब होता है प्रावधान। सभी प्रकार के किए गए प्रावधान के खाते प्रोविज़न के अंतर्गत रखते हैं, जैसे कि सैलरी के लिए प्रावधान, रेंट के लिए प्रावधान। ये प्रावधान क्या होता है, जैसे कि जब हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने वाला होता है उस समय ये इस ग्रुप का यूज होता है और इसमें हम सैलरी और रेंट इस सब के लिए प्रावधान करते हैं। आगे जब प्रैक्टिस में हम इसको समझेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर हमारा होता है 22 नंबर है और जिसका नाम है सन्डी क्रेडिटर्स, ठीक है। सन्डी क्रेडिटर्स, जब हम बिजनेस में किसी से कम समय के लिए उधार लेते हैं ऐसे अकाउंट्स को सन्डी क्रेडिटर के अंतर्गत रखते हैं। दरअसल ये हमारा करंट लायबिलिटीज़ का ही सेकेंडरी ग्रुप है, जो वहाँ हमने ऊपर पढ़ा था उसी का ग्रुप है। जब भी हम किसी से बिजनेस में कम समय के लिए उधार खरीदते हैं या कुछ लेते हैं और बाद में उसको पेमेंट करते हैं तो ऐसे जितने भी खाते होते हैं उनको सैंडी क्रेडिटर ही बोलते हैं और उसी ग्रुप के अंतर्गत रखते हैं। और ये हमारा 23 नंबर है सैंडी डेबिटर्स। जब हम बिजनेस में कम समय के लिए किसी को उधार देते हैं तो इस प्रकार के अकाउंट्स को हम सैंडी डेबिटर्स के अंतर्गत रखते हैं। दरअसल ये ग्रुप आप अच्छे से ऊपर पढ़ लीजिए, प्राइमरी ग्रुप कितने होते हैं और सेकेंडरी ग्रुप कितने होते हैं, तो यहाँ पर आपको पढ़ने में यहाँ पर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यह हमारा करंट एसेट्स का ही ग्रुप है, जो कि हमारी अचल संपत्ति है, जिसको हम सैंडी डेबिटर्स बोलते हैं। ये करंट एसेट्स का ही सेकेंडरी ग्रुप है। जब हम किसी को कम समय के लिए बिजनेस में कुछ उधार देते हैं, जैसे कि मान लो हमारा ट्रेडिंग का बिजनेस है, हमने कुछ समय के लिए उनको माल उधार बेचा है, वो बेच के हमको पैसा देंगे, तो इस तरह के जितने भी अकाउंट होंगे वो सैंडी डेबिटर्स के अंतर्गत आते हैं। हमारा है डिपॉजिट एसेट्स, 24 नंबर है डिपॉजिट एसेट्स, ओके। जब किसी चीज़ के लिए सिक्योरिटी के रूप में पैसा जमा करते हैं तो ऐसे अकाउंट को डिपॉजिट एसेट्स में रखते हैं। यह भी हमारा करंट एसेट्स का ही सेकेंडरी ग्रुप है। और जैसे कि हमने मान लो कोई ऑफिस है या फिर कोई गोडाउन है, किराए पे लिया तो हमको उसके बदले सिक्योरिटी देना पड़ता है, तो उस तरह के जितने भी अकाउंट खोलेंगे वो डिपॉजिट एसेट्स के अंतर्गत आते हैं। लोन एंड एडवांस एसेट्स, 25 नंबर है। जब हम किसी को एडवांस के रूप में पैसे देते हैं तो इस ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि जैसे हमारे बिजनेस में कोई एम्प्लॉय है जो एडवांस में पैसे हमसे लेता है, तो उसका जो हम खाता खोलेंगे टैली में तो ग्रुप इसको हम लोन एंड एडवांस एसेट्स के अंतर्गत रखेंगे। ये भी हमारा करंट एसेट्स का ही सेकेंडरी ग्रुप है। बाद में हमारा है 26 नंबर कैश इन हैंड। यह ग्रुप सभी प्रकार के कैश के लिए यूज होता है। मतलब कि जो हमारे बिजनेस में कैश होता है उसका जो ग्रुप होता है वो इसके ही अंतर्गत होता है। खाता जो खुला होता है इसी के अंतर्गत होता है। 27 नंबर है
स्टॉक इन हैंड, यह स्टॉक के लिए यूज होता है। जो भी हमारा स्टॉक होता है वो इसके अंतर्गत होता है, इस ग्रुप के, ठीक है। 28 नंबर है बैंक अकाउंट। सभी प्रकार के बैंक के खाते बैंक अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। मतलब जब भी हम कोई भी बिजनेस में अपने अकाउंट खोलेंगे, जो भी बिजनेस के लिए, बिजनेस का जो भी बैंक अकाउंट होगा वो बैंक अकाउंट के अंतर्गत रहेगा, और ये हमारा करंट असेट्स का ही सेकेंडरी ग्रुप है। तो आप अच्छे से प्राइमरी ग्रुप और उनके सेकेंडरी ग्रुप पढ़ के इसके बाद आप थ्योरी पढ़िए, तो आपको पूरा क्लियर और समझ में आ जाएगा। बाकी इन 28 ग्रुप का जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर जब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमको पूरे क्लियर हो जाएंगे, लेकिन अगर हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ग्रुप हमारे क्लियर हो गए हैं। अब हम देख लेते हैं बाउचर, क्योंकि हम इसी वीडियो में थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम बाउचर इसी वीडियो में देख लेंगे ताकि हम नेक्स्ट वीडियो से प्रैक्टिकल कर सकें। तो टैली प्राइम में प्री डिफाइंड बाउचर इन टैली प्राइम। वैसे तो टैली प्राइम में 24 प्री डिफाइंड बाउचर होते हैं, लेकिन उनमें से 8 कॉमन बाउचर होते हैं, जिनके जो लगभग सभी प्रकार के बिजनेस में होता है, जिनको कॉमन बाउचर बोलते हैं। नंबर 1 है अपना ये कॉन्ट्रा हो गया, पेमेंट हो गया, रिसिप्ट हो गया, जनरल हो गया, परचेज हो गया, सेल्स हो गया, और डेबिट नोट हो गया, और क्रेडिट नोट हो गया। ये हमारे 8 बाउचर कॉमन हैं। और स्पेशल बाउचर में स्टॉक जनरल, मेमोरेंडम, परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, ये हमारे बाउचर जो इतने हैं, बाकी के वो स्पेशल बाउचर हैं। इनको टैली प्राइम में हम देखेंगे ये कहाँ होते हैं, लेकिन मेन हम अभी पढ़ेंगे कॉमन बाउचर। इसके बाद जब हम स्पेशल बाउचर पढ़ेंगे तब हम इनको पढ़ेंगे ये क्या होते हैं। फिलहाल तो हम जब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तो ये 8 ही बाउचर यूज होने वाले हैं, जिनको कॉमन बाउचर बोलते हैं। जब हम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और अपना मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तब हम बाकी स्पेशल बाउचर यूज करेंगे, तभी हम इनकी थ्योरी भी पढ़ेंगे, ठीक है। तभी हम कॉमन बाउचर देख लेते हैं, जिनको हम टैली में देखने के लिए गेटवे ऑफ टैली में चार्ट ऑफ अकाउंट में बाउचर टाइप्स में जाएंगे, तो वहाँ से हम ये बाउचर देख सकते हैं। अभी हम देखेंगे भी प्रैक्टिकल भी, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला है कॉन्ट्रा बाउचर। कॉन्ट्रा बाउचर, जब हम कैश को बैंक में या फिर बैंक से कैश को निकालते हैं या फिर बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस एंट्री के लिए काउंटर बाउचर यूज करते हैं। मतलब कि जैसे कि हमने बैंक में पैसा जमा किया तो काउंटर बाउचर यूज होगा, उसकी एंट्री कहाँ हम करेंगे, काउंटर बाउचर में। और जैसे हमने बैंक से पैसा निकाल लिया तो उसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे, वो भी हम काउंटर बाउचर में करेंगे। जैसे कि हमारे किसी अपने बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में अगर हम पैसा ट्रांसफ़र किए, चाहे वो हमारा बिजनेस का ही क्यों ना हो बैंक अकाउंट, अगर इस तरह की एंट्री कोई होगी वो भी कंट्रा बाउचर में ही हम पास करेंगे। हमारा दूसरा है पेमेंट बाउचर, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला बाउचर। जब हम किसी प्रकार का कोई भुगतान करते हैं, चाहे वह कैश हो या चेक हो, उसकी एंट्री हम पेमेंट बाउचर में करते हैं। चाहे हम किस प्रकार का पेमेंट करते हैं उसकी बाउचर, ये पेमेंट बाउचर में उसकी एंट्री होगी, ठीक है। हमारा तीसरा है रिसिप्ट बाउचर। जब हमें कैश या चेक से पैसे प्राप्त होते हैं तो उसकी एंट्री रिसिप्ट बाउचर में करते हैं। सिंपल है बिल्कुल, जब हमको कैश या चेक से जब भी बिजनेस में पैसा प्राप्त होगा तो हम उसकी एंट्री रिसिप्ट बाउचर में करेंगे। चौथा नंबर है जनरल बाउचर, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये भी बाउचर है। इस बाउचर का यूज हम कई प्रकार की एंट्री करने के लिए करते हैं, जैसे कि एडजस्टमेंट एंट्री, प्रोविजन, संडी क्रेडिटर्स, संडी डेबिटर्स, etc। जो एंट्री हम किसी अन्य बाउचर में नहीं पास कर सकते वो एंट्री हम जनरल बाउचर में पास कर सकते हैं। हमारा पांचवा है परचेज बाउचर। जब हम किसी गुड्स को सेल करने के लिए खरीदते हैं तब उस एंट्री के लिए परचेज बाउचर का यूज करते हैं। परचेज बाउचर आप सिंपल से ही समझ लीजिए कि जब हम कोई माल या गुड्स सेल करने के लिए खरीदते हैं, ना कि यूज करने के लिए, तो उस तरह के बाउचर का, उस तरह के एंट्री का हम परचेज बाउचर में करते हैं। सेल्स में जब हम किसी गुड्स या सर्विस को सेल करते हैं उस एंट्री को सेल्स बाउचर में रखते हैं, ठीक है। डेबिट नोट में जब खरीदे हुए गुड्स को
रिटर्न करते हैं तो उस एंट्री को डेबिट नोट वाउचर में करते हैं। जैसे हमने कोई सामान खरीद लिया और उसको हम रिटर्न करना है तो उसकी एंट्री हम डेबिट नोट वाउचर में करते हैं। क्रेडिट नोट वाउचर लास्ट है हमारा कॉमन वाउचर का, ठीक है। 8 नंबर, जब बिका हुआ गुड्स वापस आता है तो उसकी एंट्री क्रेडिट नोट वाउचर में करते हैं। मतलब जैसे कि हमने माल बेचा है और वो वापस आया तो उसकी एंट्री हम क्रेडिट नोट वाउचर में पास करते हैं। तो टोटल 8 वाउचर हैं जिनको आप अच्छे से समझ लीजिए, इनकी थ्योरी और पढ़ लीजिए, और इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो से सीधा प्रैक्टिकल चालू करेंगे तो वहाँ बाकी ये सब चीज़ें ऐसे भी क्लियर हो जाएंगी। तो ये 8 ही वाउचर हैं जो हमारे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन वाउचर ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले। स्पेशल वाउचर भी हम पढ़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे हमको वाउचर की ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे इनकी हम थ्योरी भी समझ लेंगे बीच बीच। तो यहाँ पर बस इतना ही हम आज तक रखेंगे और इनको हम देख लेते हैं टैली प्राइम में कहाँ मिलेंगे सारे वाउचर। तो सीधा चलते हैं टैली प्राइम में, और यहाँ गेटवे ऑफ टैली में मास्टर सेक्शन में ही चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पर हमको अकाउंटिंग मास्टर में दिख जाएगा वाउचर टाइप्स। तो यहीं पर क्लिक कर देंगे तो हमारे जितने भी वाउचर हैं टैली प्राइम में प्री डिफाइंड 24 वाउचर आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ये तो पूरे यहाँ पर वाउचर दिए गए हैं, ठीक है। अटेंडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, डेबिट, क्रेडिट नोट सब है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर से हम इनको देख भी लिए। चलिए फिर आज यहीं तक रखते हैं। आप ग्रुप पूरे अच्छे से क्लियर कर लीजिए और इसके बाद में उनकी थ्योरी अच्छे से पढ़ लीजिए और प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप अच्छे से याद कर लीजिए ताकि हम एंट्री करें जब टैली प्राइम में हिसाब किताब रखना चालू करें, जब भी हम लेजर बनाएं तो हमको वहाँ कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि इसका ग्रुप कौन होगा, ठीक है। तो आप अच्छे से ग्रुप पढ़ लीजिए, बाद में टैली में काम करने के लिए हमको आसानी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीधा प्रैक्टिस चालू करेंगे, जो कि हमने इस वीडियो में पूरा हमने कवर कर लिया जितनी भी हमारी थ्योरी थी, और हम नेक्स्ट वीडियो से हमारा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन चालू होगा। जो अप्रैल मंथ की एंट्री है हम वो टैली प्राइम में सीधा करेंगे। तो बस आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ख्याल रखें, जय हिंद।